जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आमतौर में आपने देखा होगा कि भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति के अंदर हम बहुत ज्यादा मूल्य रखते हैं सोने का। हम कोशिश करते हैं, गरीब से गरीब परिवार हो या अमीर से अमीर परिवार हो, वो कोशिश यही करता है कि हम जितना ज्यादा सोने को हमारे पास इकट्ठा करके रख सकें, उसकी वो कोशिश पूरी करते हैं। हाल ही में न्यूज में ये देखने को मिला है कि रशिया भी इसी तरह का कुछ मुहिम चला रहा है। अपने घरेलू स्तर पर, अपने डोमेस्टिक लेवल पर रशिया बहुत ज्यादा सोने को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनकी जो रबल करेंसी है, जो उनकी वैल्यू है, उसकी जो मूल्य है वो ऊपर बढ़ता जाए। क्योंकि रशिया और यूक्रेन के जो संकट के अंदर सबसे बड़ा नुकसान रशिया की करेंसी को हुआ है, क्योंकि इस पे तरह तरह के सैंक्शन लगे हैं। यूएसए ने, जो पश्चिमी देश हैं, उन लोगों ने बहुत ज्यादा इन पे, उन देशों ने बहुत सैंक्शन लगाए हैं रशिया के ऊपर, और उसको वापस से रीबैलेंस करने के लिए रशिया एक नए तरह की स्ट्रेटेजी चल रहा है। क्या है ये स्ट्रेटेजी, पूरे बारे में इसको जानेंगे, संक्षिप्त में इसका विश्लेषण करेंगे। शुरू करते हैं। ओके, बैंक ऑफ रशिया टू बाय गोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। जो रशिया का जो बैंक है वो कोशिश कर रहा है गोल्ड खरीदने की अपने डोमेस्टिक मार्केट में, अपने घरेलू स्तर पर बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ा है, संकट आया है, तब से गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और रबल की वैल्यू गिर गई है। तो रशिया एक नई मुहिम शुरू कर रहा है, जहां पर वो रुबल को, वो उनकी जो करेंसी है, रेबल जो उनकी करेंसी है, उसको इक्वलेट कर सके गोल्ड से, सोने के साथ उसकी वैल्यू इक्वल कर सके। क्या है ये पूरा, अभी आराम से समझेंगे। तो सोना इतना आकर्षक क्यों रहता है? आमतौर पर हमने देखा है कि सोना इतना ज्यादा लोगों को आकर्षित क्यों करता है। इसके कुछ कारण है। उच्च तरलता, पहली बात, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का मतलब है उच्च तरलता। कहने का मतलब यह है, जितना ज्यादा लिक्विडिटी कोई एसेट होगा, उसकी उतनी ही ज्यादा संभावना है, उतनी ही ज्यादा सरलता के साथ वो जो कमोडिटी है उसको बेचा खरीदा जा सकता है। सोने को आप जब भी खरीदते हो, कभी भी खरीद सकते हो, और जब बेचना हो, जब भी उसको बेचना चाहो आप उसको बेच सकते हो। तो उसकी तरलता बहुत ज्यादा है बाजार के अंदर, पहला कारण। दूसरा कारण है मुद्रास्फीति के खिलाफ इसका बचाव होता है। जब भी इन्फ्लेशन आता है, जब भी मुद्रास्फीति होती है, तो उसके खिलाफ आपको बचा के रखता है आपका, अगर आपके पास सोना रिजर्व रखा हुआ है। फर्ज कीजिए, अगर रुपए की वैल्यू अगर गिर जाती है, डॉलर की वैल्यू अगर गिर जाती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू घटेगी, जैसे जैसे रुपए की वैल्यू घटेगी, वैसे ही वैसे सोने का जो दाम है वो बढ़ेगा। अगर आपके पास सोना पहले से रखा हुआ है तो सोने का दाम बढ़ेगा, तो आप जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उसके संदर्भ में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण यह है विविधीकरण। लोग आजकल निवेश करते हैं और तरह तरह जगह निवेश करते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, डायरेक्ट मार्केट में निवेश करते हैं, कैपिटल मार्केट में निवेश करते हैं, और तरह तरह की जो चीजें होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सेफ फील करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा निवेश होता है उतना ज्यादा उसमें रिस्क फैक्टर भी आता है। लेकिन अगर आपके पास सोना है, अगर आपने अच्छी मात्रा में सोना इकट्ठा करके रखा है अपने पास, तो आप तुलनात्मक तरीके से काफी हद तक आप सेफ फील करते हैं। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। क्योंकि आपने अपने निवेश को काफी विविध तरीकों से उसको इस्तेमाल कर रखा है, तो आपको सोना उससे बचा के रखता है, किसी भी बड़े रिस्क फैक्टर से बचा के रखता है। चौथा कारण यह है इसका, निवेश के मूल्य में कमी को रोकना। जैसे जैसे निवेश आप ज्यादा करते हो, कभी मान लो अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, कभी दुनिया के स्तर पर अगर स्टॉक मार्केट गिरता है, क्योंकि जब भी कहते हैं ऐसा कि अगर अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो अगर अमेरिका में कुछ भी चीज ऊपर नीचे हो रही है तो सभी बाजार ऊपर नीचे हो जाते हैं। भारत का बाजार बहुत ऊपर तक, काफी हद तक इससे इसको नकारात्मक तरीके से इसमें प्रभाव पड़ता है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए अगर आपके पास सोने का रिजर्व है, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में बात करी थी, एसडीआर के हमने बारे में बात करी थी, और जहां पे हमने गोल्ड रिजर्व की बात करी थी कि आरबीआई भी काफी हद तक कोशिश करता है, और नॉट ओनली आरबीआई, दुनिया के जितने बड़े बड़े सेंट्रल बैंक हैं सभी कोशिश करते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखा जाए। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास है? यूएसए के पास। अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद हो, मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये समझा चुका हूं और काफी बार समझा चुका हूं कि किस तरह से पहले ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के तहत डॉलर और गोल्ड, डॉलर और सोना दोनों आपस में $7 की वैल्यू वही रखी थी जितना जो वैल्यू सोने की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वहां से लेके 1948 कह लो या 1945 कह लो, 45 के अंदर ब्रेटन वुड्स कमेटी था, तब से लेके 1973 जब तक रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब गोल्ड की वैल्यू को डिसकंटिन्यू कर दिया था डॉलर से, क्योंकि 45 से लेके 73 तक गोल्ड इक्वल था डॉलर के। तो डॉलर और गोल्ड दोनों साथ साथ चलते थे, दोनों की वैल्यू सेम थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे डॉलर अनस्टेबल होने लगा, अस्थायी होने लगा, क्योंकि वहां पर भी काफी मुद्रास्फीति देखी गई, काफी ज्यादा इन्फ्लेशन देखा गया, तो लोगों ने सोचा कि गोल्ड
ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योर्ड है अगर हम गोल्ड में निवेश करें। तो तब से रोनाल्ड रीगन ने 73 के अंदर गोल्ड को सोने से अलग कर दिया था, इनकी दर इनकी जो कनेक्टिविटी है इसको अलग कर दिया था, और गोल्ड की ही वजह से आज डॉलर इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है। इसलिए आज जितना भी ट्रेड होता है, जितना भी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, डॉलर के टच पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर ने अपना जो बेस है, खुद की मजबूती उसने सोने के थ्रू ही हासिल करी थी। तो ये सभी चीजें हैं, इसलिए सोना हर मामले में बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। हर देश के लिए, हर परिवार, जो भी हम लोग आपस में निवेश करते हैं, गोल्ड इसलिए ज्यादा आकर्षित होता है क्योंकि इसमें उच्च तरलता है, मुद्रास्फीति के खिलाफ ये हमारा बचाव करता है, विविधीकरण का हमारे पास बहुत बड़ा ये विकल्प है, निवेश के मूल्य में कमी को रोकता है। अगली न्यूज देखते हैं। तो जैसे ये आप देखिए, ये रशिया का रूबल है ना, ये रूबल यहाँ पे गिरा था, ये जैसे फरवरी आया था 2022 का फरवरी आया था, तब से रशिया का जो रूबल है, वो जो करेंसी इतनी ज्यादा हद तक गिर रहा था, लेकिन अब देखिए ये वापस उठना शुरू हो गया है, वापस उठना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि रशिया ने दोबारा से गोल्ड को खरीदने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी है। अब इसके पीछे मूल कारण क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, किसी भी देश की वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अर्थव्यवस्था के दो उपकरण, मुद्रा होती है और एक स्वर्ण होता है। अगर कोई भी देश अपने अर्थव्यवस्था को संभालना चाहता है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहले वो अपने करेंसी से संभालता है, दूसरा तरीका होता है सोने के, जो उनका गोल्ड रिजर्व होता है, जो सोने के रिजर्व है, उससे संभालता है। रूस अपने रबल को सोने के मूल्य के साथ जोड़ने के लिए घरेलू स्तर पर इतना सोना खरीद रहा है। देखिए, रूस जितना ज्यादा सोना खरीदेगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना ज्यादा गोल्ड होगा रूस के पास, वो कंपेयर करेगा, वो कोशिश करेगा कि उनकी जो करेंसी है रबल, उसके साथ वो मैच कर सके। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई, क्योंकि हमने एज अ सोसाइटी, एज अ समाज, हम लोगों ने ये खुद को समझाया है, मनाया है कि गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा स्थिर होती है और गोल्ड सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी है और ये चीज तथ्य भी है, ये फैक्ट है, ठीक है। जब गोल्ड रबल दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों की वैल्यू समान हो जाएगी, तब रशिया इस स्थिति में आ जाएगा कि जितने भी देश रशिया से व्यापार करते हैं, सभी से आदान प्रदान, सबसे आयात और निर्यात, सभी से रशिया उनको कह सकेगा, उनको मना सकेगा कि आप हमको पेमेंट, कस्टमर को पेमेंट आप किस में करेंगे, रबल में करेंगे, आप उनको रबल में पेमेंट करेंगे। ये चीज मनाने के लिए अगर आज कोई भी निर्यात आयात अगर रशिया चाइना के साथ करता है, भारत के साथ करता है, तो उसके लिए रबल जो है उसको स्ट्रांग दिखाना पड़ेगा, और वो स्ट्रांग तब दिखेगा जब रबल की वैल्यू गोल्ड के इक्वल हो जाएगी। इसलिए जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व रशिया अपने पास रखेगा, उतनी ही वैल्यू रबल की बढ़ती जाएगी। इसलिए पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि जब रबल की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो बाकी देशों को मनाने के लिए सक्षम रहेगा कि आप हमको रबल में ही पेमेंट कीजिए, क्योंकि कल ना कोई, मान लीजिए अगर कल ना कोई दोबारा रशिया के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है और रशिया उनको रबल के अंदर उनकी करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकता है, तो रशिया क्या करेगा, उनको गोल्ड बेच सकता है। हमारे पास एक आश्वासन रहेगा, अगर हम आज रशिया से कुछ भी खरीद रहे हैं और कल मान लो अगर रशिया की वैल्यू गिरती है, तो हम उनसे रूबल के बजाय गोल्ड में निर्यात आयात कर सकते हैं और गोल्ड को उनसे खरीद सकते हैं। अब गोल्ड की वैल्यू तो रहती है स्थायी, तो अब गोल्ड ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल का मतलब ये होता है जब पूरी दुनिया, संसार के अंदर, जगत के अंदर गोल्ड कोई भी देश खरीदता है, कोई भी देश बेच सकता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई देश इसके लिए मना करता है। ये हमारे उस 8 आने के सिक्के की तरह नहीं है कि कहीं जगह चलता है और कहीं जगह नहीं चलता है। जैसे कुछ करेंसीज अब लेना अनएक्सेप्टेबल हो गई हैं, ठीक है। गोल्ड कोई भी देश खरीदता है, कोई भी देश बेचता है, तो इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। तो हम रशिया से कभी उनके संकट के दौरान हम दोबारा उनसे गोल्ड में ही पेमेंट ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं वापस। तो ये इस चीज को बहुत ज्यादा स्थायी एक स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए रशिया बहुत ज्यादा गोल्ड अपने ही घरेलू स्तर पर खरीद रहा है। सोना मूल्यवान है क्योंकि हमने एक समाज के रूप में सामूहिक रूप से सदियों से सोने को यह मूल्य दिया है और हम इस पर सभी का भरोसा है। देखिए, आज अगर 10 का नोट है, 100 का नोट है, अगर आप अपने वॉलेट से 10 का नोट निकालेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए प्रदान करने का वचन करता हूं। तो वो एक भरोसा है, हमें भरोसा है कि आरबीआई हमें वचन देता है, तो आरबीआई में हम पे भरोसा है, हमको आरबीआई पे, भारत की अर्थव्यवस्था पे भरोसा है, इसलिए हम उस कागज के टुकड़े पे भरोसा करते हैं। तो हर चीज ट्रस्ट फैक्टर पे डिपेंड करती है ना। ट्रस्ट फैक्टर जो होता है उस पर निर्भर करती है। गोल्ड पर हमारा विश्वास बहुत ज्यादा है, इसलिए आज रशिया भी गोल्ड को इतना ज्यादा घरेलू स्तर पर खरीदना चाह रहा है।
दूसरी बात, यदि रूस संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह सोने का एक बड़ा भंडार जमा करता है तो वह अन्य देशों को तेल और हथियार आदि खरीदने के लिए रूबल मुद्रा में भुगतान करने के लिए कह सकेगा। यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि गोल्ड और अगर रबल जो है, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो वो बाकी अपने कस्टमर्स को ये समझा सकता है कि आप रबल के अंदर में पेमेंट कीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू उतनी है जितनी गोल्ड की है। यही चीज ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के तहत यूएसए ने करी थी। इसी अग्रीमेंट के तहत यूएसए को गोल्ड की तर्ज पर रख दिया गया था, यूएस डॉलर को गोल्ड की तर्ज पर रख दिया गया था और लोगों ने बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया था डॉलर के ऊपर, अमेरिका के डॉलर के ऊपर। इसलिए 73 तक आते आते अमेरिका ने बहुत ज्यादा डोमिनेशन, जो उनका डॉलर है इतना ज्यादा मजबूत हो गया था क्योंकि 73 तक गोल्ड ही डॉलर के मुकाबले स्थायी था। इसका मतलब है कि अगर कल रूस अपने ग्राहकों को भुगतान करने में असमर्थ है तो यह उन्हें सोने में वापस भुगतान कर सकता है। यह बात मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं। और अगर संयुक्त राज्य अमेरिका काल्पनिक रूप से, मान लीजिए हाइपोथेटिकली काल्पनिक रूप से अगर हम सोचते हैं अमेरिका अगर गोल्ड की वैल्यू, सोने की वैल्यू को भी खत्म करने की कोशिश करता है तो अमेरिका के पास जो इतना बड़ा भंडार है सोने का, गोल्ड रिजर्व का इतना बड़ा भंडार है जो उन्होंने 45 से इकट्ठा करके रखा था, 45 से 73 से 2022 तक जितना जो उनके पास सोने का भंडार है वो सब भी उस भंडार का भी कोई फायदा नहीं रह जाएगा। इसलिए जो सबसे ज्यादा रिजर्व यूएसए के पास है, रशिया भी उसी तर्ज पर ना, इसलिए उन्होंने चांदी को सेलेक्ट नहीं किया है, तांबे को सेलेक्ट नहीं किया, उन्होंने सोने को ही सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास सबसे ज्यादा रिजर्व सोने का ही है। तो कल अगर यूएसए सोने की वैल्यू खत्म करके अगर डायमंड शुरू करवाना चाह रहे तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा रिजर्व सोने का ही पड़ा है। तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव है व्लादिमीर पुतिन जी का और उन्होंने बहुत ही तरीके से इसको शुरू किया है। देखते हैं कितना ये सक्सेसफुल जाता है, क्योंकि अभी इसका मतलब ये नहीं कि रातों रात कुछ समय में ऐसा रशिया कर लेगा। इसमें बहुत मेहनत की जरूरत लगेगी, इसमें बहुत समय लगेगा अभी। लेकिन हाँ, ऐसी संभावना उत्पन्न हो गई कि अब जो रबल है, जो रशिया की जो करेंसी है वो वापस से उठना शुरू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देगा, कहीं ना कहीं जो उनपे स्विफ्ट के सैंक्शन लगे थे, इतने बड़े बड़े दूसरे सैंक्शन लगे थे, उन सभी को न्यूट्रलाइज कर देगा, उन सबको लगभग बैलेंस कर देगा, खत्म कर देगा। फिर रशिया शायद इन सैंक्शंस के ऊपर इतना प्रभावित ना हो इन सैंक्शन से। देखते हैं आगे क्या चलेगा। तब तक के लिए ये कॉन्सेप्ट आप प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर पूरा समझाया था कि यूएसए किस तरह से अपनी जो यूएस डॉलर है उसको वेपनाइज कर रहा है, उसका शस्त्रीकरण कर रहा है, किस तरह से वो अपने डॉलर की जो करेंसी है उसको आर्थिक तौर पर न यूज कर उसको शस्त्र की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो उसका सबसे बड़ा काउंटर यही है कि सभी देशों को, खास करके चाइना, भारत और रशिया को, इनको अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा देना चाहिए। इससे काफी तक हमारी जो करेंसी है वो यूएस इन्फ्लेशन पे, यूएस डॉलर पर निर्भर कम हो जाएगी और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है उससे हमको काफी हद तक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।